नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम रघुवंशी। आप देख रहे हैं अपना प्लेनेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी प्री 2024-25 में प्री के अंतर्गत यूनिट 6 के टॉपिक एनबीएफसी और सेबी के बारे में। इन टॉपिक पर हम डिटेल डिस्कशन करें। इसके पहले हम एक बार सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, ये है यूनिट 6 का सिलेबस और जहां हमसे पूछा जाएगा भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में। जहां हम आज बात करने वाले हैं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों पर, मतलब एनबीएफसी पर और सेबी पर। दोस्तों, इन टॉपिक्स पर बात करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट खबर आपके लिए है। ऑलरेडी हम इस चैनल पर रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, G20, सार्क, आसियान जैसे टॉपिक पर वीडियो कवर कर चुके हैं। तो अगर आप इनसे रिलेटेड वीडियो देखने चाहते हैं तो आपको वह चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, एनबीएफसी को हम समझें इसके पहले पहला क्वेश्चन तो यह आता है कि एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, एनबीएफसी का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, मतलब यह एक ऐसी कंपनी है जो नॉन बैंकिंग होते हुए भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती है। मतलब यह एक वित्तीय संस्थान है जो बैंकों की तरह वित्तीय सेवाएं तो देती है, लेकिन यह पूरी तरह बैंक नहीं होती है। मतलब एनबीएफसी बैंक नहीं है और बैंक ना होने के बावजूद भी यह फाइनेंस की सुविधा जो है वो अवेलेबल करवाती है भाई। तो बैंक नहीं है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है? आरबीआई बनाती है। मतलब यह आरबीआई के द्वारा विनियमित होने वाली संस्था है। तो दोस्तों, हमने अभी सीखा है कि एनबीएफसी क्या है। एनबीएफसी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, या आप इसे कॉरपोरेशन भी बोल सकते हैं। और यह वित्तीय संस्था है जो बैंकों की तरह वित्तीय सेवाएं तो देती है लेकिन बैंक नहीं होती है, और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एनबीएफसी आखिरकार करती क्या क्या है। यह लोन देने का काम करती है। ठीक है, पहली बात, यह फाइनेंस करेगी, लोन देगी। इसके अलावा कुछ कुछ जगह, दोस्तों मैं कुछ कुछ जगह कह रहा हूँ, मतलब बहुत ही लिमिटेड एरियाज़ में जहाँ इन्हें आरबीआई परमिशन दे वहाँ यह डिपॉजिट भी स्वीकार कर सकती है। मतलब डिपॉजिट स्वीकार कर सकती है, मतलब यहाँ पर जमा भी किया जा सकता है। इसके अलावा बीमा और निवेश करती है, गाड़ी और घर के मकान के फाइनेंस करती है, और फाइनेंशियली एडवाइजरी जारी करती है। कैसे काम करती है एनबीएफसी? वित्तीय बाजार से, मतलब भाई फाइनेंस मार्केट से पैसा जुटाएगी और उसे जनता में उधार बांटेगी, और उस उधार पर, ऋण पर जो ब्याज मिलेगा उससे ही अपने पैसे कमाएगी। ठीक है, अब इसमें और बैंक में क्या अंतर है? देखो भाई, बैंक एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो बैंक बड़ा इंस्टीट्यूट होने के कारण रूरल एरियाज़ में काम नहीं कर पाता है। मतलब ग्रामीण एरिया में इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो एक बैंक को बेनिफिट में डाल पाएँ, इसलिए बैंक रूरल एरियाज़ में काम नहीं करती है। इसके अलावा बैंक छोटे छोटे लोन देने से भी जो है वह बचती है, क्योंकि छोटे लोन में उन्हें कम प्रॉफिट होगा। इसीलिए एनबीएफसी का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे देश में आया है। एनबीएफसी जो होती है यह रूरल एरियाज़ में ईजिली काम कर लेती है क्योंकि ये छोटी कंपनियां हैं। दूसरी, इसके अलावा यह एक ऐसी कंपनी है जो छोटे छोटे लोन भी दे सकती है। मतलब यह माइक्रो फाइनेंस करने का काम करती है, वो भी कहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये मेजर डिफरेंस है बैंक और एनबीएफसी पर। चलिए इसकी स्थापना और मान्यता की हम बात करते हैं। तो भाई एनबीएफसी की स्थापना आरबीआई के अंतर्गत की जाती है। मतलब आरबीआई ही करती है, जो हमारे देश में 1949 के जो कंपनी अधिनियम चल रहे हैं, उन कंपनी अधिनियम के आधार पर हमारे देश में एनबीएफसी बनाई जाती है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है समस्त नागरिकों को शामिल कर लेना, चाहे वह शहर में रहता हो चाहे वह गांव में रहता हो। तो शहर में रहने वाले लोगों के लिए तो बैंकिंग फैसिलिटीज़ ऑलरेडी हमारे देश में थी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हमने क्या बना लिया है? एनबीएफसी बना लिया है, जो लोन देने का काम करती है। और पहला एनबीएफसी कब खुला? पहला एनबीएफसी 1960 में शुरू हुआ। और दोस्तों आप याद रखिएगा, फर्स्ट एनबीएफसी जो है वो भारत का, वो है मुथूट फाइनेंस। तो मुथूट फाइनेंस जो है वो भारत का पहला एनबीएफसी माना जाता है। जबकि आज के समय में नंबर 1 एनबीएफसी क्या है? वो है बजाज फाइनेंस। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि एनबीएफसी का कॉन्सेप्ट भारत में कहाँ से आया। तो दोस्तों, एनबीएफसी के लिए पहली जो कमेटी बनी थी
वो कमेटी थी उपेंद्र कमेटी। तो उपेंद्र कमेटी जो है, इन्होंने सबसे पहले एनबीएफसी का कॉन्सेप्ट दिया, जबकि नचिकेत मोर कमेटी की सिफारिश पर एनबीएफसी जो है वो सरकार या आरबीआई ने माना है। इसके अलावा 2022 में केवी कामत कमेटी बनी थी एनबीएफसी को कोविड के संकट से उबारने के लिए। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, 3 कमेटी बनी है। पहली है उपेंद्र कमेटी, जो कि एनबीएफसी के बारे में पहली बार बात करती है। फिर बनी है नचिकेत मोर कमेटी, जिसकी सिफारिश के आधार पर ही आरबीआई ने एनबीएफसी को अनुमति दी है। और तीसरी है केवी कामत कमेटी, जो कि कोविड-19 के समय एनबीएफसी की मदद करने के लिए बनाई गई थी। चलिए एनबीएफसी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं हम। दोस्तों एनबीएफसी बैंक नहीं होती है, इसलिए यह एनबीएफसी चेक बुक जारी नहीं कर सकती है। तो आप याद रखेंगे, एनबीएफसी चेक बुक जारी नहीं कर सकती है। इसके अलावा एनबीएफसी बैंक नहीं होती है, तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट नहीं खोले जा सकते हैं। इसके अलावा यह ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए होती है। भारत की कुछ हम एनबीएफसी की बात करें तो बजाज फाइनेंस है, महिंद्रा फाइनेंस है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है, ये सब फाइनेंस है। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की ऐसी पहली कौन सी एनबीएफसी है जो आगे चलकर बैंक बनी है। मतलब फर्स्ट एनबीएफसी जो आगे चलकर क्या बन गई है, बैंक बन गई है। इसका आंसर आएगा कोटक। कोटक महिंद्रा जो है वह पहली एनबीएफसी थी जो आगे चलकर बैंक में ट्रांसफॉर्म हो गई। जबकि ओवरऑल पहली एनबीएफसी क्या है, तो एनबीएफसी है पहली मुथूट फाइनेंस, और फिलहाल नंबर 1 क्या है, बजाज फाइनेंस। चलिए और भी क्या अंतर है, एनबीएफसी जो है वो बैंकों की तुलना में कम सख्त नियमों पर चलती है। इसके अलावा एनबीएफसी खोलने के लिए भारत में कम से कम कितनी पूंजी की आवश्यकता है, तो 2 करोड़ रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों अब एनबीएफसी से जुड़े कुछ कानूनों की बात करते हैं। तो एनबीएफसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए आरबीआई एक्ट 1934 में इसकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा भी इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। सारफेसी एक्ट 2002 ऋण वसूली का अधिकार इसको देता है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए इसमें पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 लागू होता है। मतलब इसका रूल्स एंड रेगुलेशन 1934 के आरबीआई एक्ट के द्वारा होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो पंजीकरण है वो 1956 के कंपनी अधिनियम के द्वारा होता है, जबकि ऋण वसूली का अधिकार इसको सारफेसी एक्ट के द्वारा मिला हुआ है। ठीक है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग को एमपीएलए एक्ट 2002 के द्वारा मैनेज करता है। चलिए अब हम एक सिंपल सा अंतर देखते हैं कि बैंक और एनबीएफसी के बीच में क्या अंतर है। दोस्तों बैंक में आप पैसे जमा भी कर सकते हो, इसके अलावा चेक बुक का भी इस्तेमाल बैंकों में होता है, जबकि एनबीएफसी जनरली बैंक स्वीकार करने और चेक जारी करने की अनुमति नहीं इसको होती है, इसलिए यह सेवा इसके नागरिकों को भी नहीं मिलती है, इसके ग्राहकों को नहीं मिलती है। बैंक आरबीआई के कड़े नियमों पर काम करती है, जबकि एनबीएफसी सरल नियमों पर काम करती है। इसमें आप सेविंग और करंट अकाउंट खोल सकते हो, एनबीएफसी पे केवल आप ऋण और निवेश की अपेक्षा कर सकते हो। चलिए दोस्तों एनबीएफसी जहां भारत के ग्रामीण एरियाज़ में लोन देने का काम करती है, वैसी ही एक और नचिकेत मोर कमेटी की सिफारिश पर पेमेंट बैंक बनाई गई थी, जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो है वो गाँवों तक पहुँचाती है। मतलब पेमेंट बैंक क्या होता है, पेमेंट बैंक एक विशेष प्रकार का बैंक होता है जिसे आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त होता है, और यह उन लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाता है जो परंपरागत बैंकों से जुड़े हुए नहीं हैं, जो पिछड़े हुए क्षेत्रों में रहते हैं। और बैंकिंग सेवाओं में पेमेंट बैंक क्या क्या करता है, छोटे छोटे डिपॉजिट जमा कर सकता है, जैसे अधिकतम 2 लाख रुपए तक की राशि को जमा कर सकता है। डिजिटल पेमेंट, बिल का भुगतान, पैसे ट्रांसफ़र की सुविधाएं देता है। ये डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड दे सकता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत ब्याज भी देता है, और बीमा और म्यूचुअल फंड की सेवाएं भी देता है। क्या नहीं कर सकता है, लोन नहीं दे सकता है, क्योंकि हमने देखा है लोन के लिए क्या है, एनबीएफसी की व्यवस्था है। और एफडी और आरडी भी यहाँ पर नहीं की जा सकती है, एफडी आरडी आपको बैंकों में जाकर ही करवानी पड़ेगी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि भाई पेमेंट बैंक की स्थापना कैसे हुई। तो आरबीआई ने नचिकेत मोर कमेटी, जिसकी सिफारिश पर एनबीएफसी बना है, उसी की सिफारिश पर पेमेंट बैंक की अवधारणा को 2014 में स्वीकारा।
और 2015 में आरबीआई ने 11 संस्थाओं को पेमेंट बैंक बनाने की अनुमति दी है। 2016 में भारत का पहला पेमेंट बैंक बना और ये क्या था? एयरटेल पेमेंट बैंक था। अभी भारत में कुल 6 पेमेंट बैंक है। जैसे पहला है एयरटेल पेमेंट बैंक, दूसरा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिर है फिनो पेमेंट बैंक, फिर है जियो, फिर है एनएसडीएल पेमेंट बैंक और अगला है पेटीएम पेमेंट बैंक। इसके अलावा आदित्य बिड़ला ग्रुप ने भी पेमेंट बैंक खोला था जो 2019 में बंद हो गया। इसलिए अभी कुल 6 है। एयरटेल का है, इंडिया पोस्ट पेमेंट है, फिनो का है, जियो का है, एनएसडीएल का है और पेटीएम का है। चलिए, तो पेमेंट बैंक क्या क्या लाभ हमें देते हैं? डिजिटल बैंकिंग, बहुत कम बैंकिंग यहाँ पर चार्जेस लगते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच देते हैं और वित्तीय समावेशन करते हैं। दोस्तों, इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स भी हैं। एक पेमेंट बैंक अधिकतम 2 लाख रुपए तक का ही जमा कर सकता है। ये सेविंग और करंट अकाउंट खोलने की अनुमति देते हैं। डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। आरबीआई और सेबी के द्वारा नियमित होते हैं और इसकी सिफारिश नचिकेत मोर कमेटी के द्वारा की गई थी। इसके लिए कानून भी है, जैसे आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। अब हम फाइनली बात करते हैं कि एक पेमेंट बैंक और एक परंपरागत बैंक में क्या अंतर है। पेमेंट बैंक अधिकतम 2 लाख रुपए तक का डिपॉजिट ले सकता है, जबकि परंपरागत बैंक में कोई भी सीमा नहीं है। पेमेंट बैंक लोन और क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता, जबकि बैंक दे सकता है। पेमेंट बैंक डिजिटल बैंकिंग करते हैं, जबकि परंपरागत बैंक जो है वो दोनों प्रकार की सेवाएं देते हैं। ये अपनी ब्रांचेस में भी सेवाएं देते हैं और डिजिटल भी सेवाएं देते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पेमेंट बैंक बैंकों का लिमिटेड वर्जन होता है जो रूरल एरियाज़ के लिए बनाया गया है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा भुगतान बैंक के लिए कुछ नियम कानून भी है हमारे देश में। जैसे भुगतान बैंक खोलने के लिए अधिकतम 100 करोड़ रुपए की पूंजी चाहिए और जिसमें पहले 5 साल तक प्रमोटर की हिस्सेदारी कम से कम 40% होनी चाहिए। इसके अलावा इसे बैंकिंग एक्ट 1949 के द्वारा चलाया जाएगा और किसी भी शेयर धारक का अधिकार मत 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसे हालांकि आरबीआई जो है वो 26% तक बढ़ा सकती है। इसके अलावा पेमेंट बैंक की 25% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए और आरबीआई ने ये भी कहा है कि पेमेंट बैंक को अपने नाम के आगे पेमेंट बैंक लगाना पड़ेगा। चलिए, अब हम आगे की बात करते हैं। एनबीएफसी और पेमेंट बैंक में डिफरेंस क्या है? एनबीएफसी दोस्तों दोनों ही संस्था नचिकेत मोर कमेटी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन एनबीएफसी लोन, बीमा और निवेश के लिए बनाई गई है, जबकि पेमेंट बैंक डिजिटल लेन देन और वित्तीय समावेशन के लिए बनाई गई है। एनबीएफसी जहां ग्रामीण क्षेत्रों में लोन दे सकती है, पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकती है। एनबीएफसी जनता से डिपॉजिट जमा कर सकती है कुछ योजना के तहत, जबकि पेमेंट बैंक अधिकतम 2 लाख रुपए तक का जमा कर सकती है, ने बनाया ही डिपॉजिट के लिए गया है। एनबीएफसी चेकबुक या क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकती, पेमेंट बैंक भी नहीं दे सकता और एनबीएफसी ऋण और निवेश पर सेवाएं देती है, जबकि डिजिटल भुगतान पेमेंट बैंक का काम होता है। तो ये था इन दोनों के बीच में डिफरेंस। रेगुलेशन को लेकर भी डिफरेंस है। एनबीएफसी जो है वह आरबीआई के अधिनियम और कंपनी अधिनियम के द्वारा चलती है, जबकि पेमेंट बैंक केवल आरबीआई के नियमों के द्वारा चलती है। ठीक है, एनबीएफसी में आप बचत खाता या करंट अकाउंट नहीं खोल सकते, जबकि पेमेंट बैंक में आप खोल सकते हो। इसके अलावा दोनों का ही लक्ष्य समूह छोटे और मध्यम व्यवसायी और ग्रामीण और अर्ध जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ के लोग हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं सरल शब्दों में। एनबीएफसी का फोकस ऋण और निवेश पर है, जबकि पेमेंट बैंक का फोकस डिजिटल बैंकिंग और छोटे छोटे लेन देन पर है। चलिए दोस्तों, ये था एनबीएफसी के बारे में हमारा एक ओवरव्यू। इसकी पीडीएफ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस चैनल की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में ram.x.notes पर अवेलेबल हो जाएगी। ये लिखा हुआ है ram.x.notes। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी यही नाम आप सर्च करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक में हम एक और छोटे से टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं, सेबी का। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
जो भारत में सिक्योरिटीज़ और फाइनेंस को रेगुलेट करने का काम करता है। दोस्तों इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई है। ठीक है, 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई और फिर 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक दर्जा मिला है। मतलब यह 88 में बना और वैधानिक दर्जा इसे मिला है 1992 में। किसके द्वारा? सेबी एक्ट 1992 के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन इसके अलावा इसके 4 और हेडक्वार्टर है। उत्तर में दिल्ली में है, पूर्व में कोलकाता में है, दक्षिण में चेन्नई में है और पश्चिम में अहमदाबाद में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष माधवीपुरी बुच है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, सेबी बनने से पहले भारत में पूंजी निर्गम नियंत्रक करके एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, जो अपनी संस्था के द्वारा भारत में पूंजी निर्गमन को कंट्रोल करता था। तो एक छोटा सा टॉपिक था सेबी, जो हमने डिस्कशन यहाँ पर कर लिया है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।